अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं शाज़ेब अहमद। मैं हूं महक असलम। समा स्पेशल में आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जो सिडनी में हुआ है दहशतगर्दाना हमला। पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी पर मरकूज है, जहां बुंडाई बीच पर होने वाला दहशतगर्दाना हमला एक संजीदा लम्हा फिक्रिया बन चुका है। फिलिपीनी और ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की तस्दीक के मुताबिक हमला आवर दोनों यानी बाप और बेटा दोनों का ताल्लुक जो है वो भारत से बताया जा रहा है। फिलिपीन का इन्होंने दौरा किया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने कहा है कि इस हमले में यहूदी कम्युनिटी को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की गई है। हमले में जिंदा बच जाने वाले मुलजिम नवीद अकरम पर 15 अफराद के कत्ल समेत 50 से जायद दीगर संगीन इल्जामात भी आयद किए जा चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब वाक़े के दौरान हमलावरों से बंदूक छीनने वाला जो फल फरोश है अहमद आले अहमद, उनको कौमी हीरो बना दिया गया। इस वक्त वो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद की बहादुरी को सराहा है, उनको शाबाश दी है। अहमद ने हमलावर से बंदूक छीनकर मुतादिद अफराद की जानें बचाई और इस दौरान कई गोलियां लगने के बाद भी जुर्रत का मुजाहरा किया है। इसमें मजीद ये भी बात ऐड करेंगे कि भारत ने इस हमले के जरिए शाहजेब एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को बदनाम करने की भोंडी साजिश की है, कोशिश की है, जो कि अपनी मौत आप मर चुके साजिश ये भारत के अपने ही गले पड़ चुकी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई और बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट से बताती हैं कि हमले में मुलविस एक दहशतगर्द की शनाख्त भारत के शहर हैदराबाद दक्कन के रिहायशी साजिद अकरम के तौर पर हुई है, जो कि अब भारतीय मीडिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि 1998 में 1998 में वो भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ था। लेकिन सवाल है कि क्या ये महज एक इनफरादी दहशतगर्दी का वाक़या था या इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म हिकमत अमली भी मौजूद है। हमें हमारे गेस्ट आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। हम तारुफ कराते चलें। तज्ज़ियाकार डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और तज्ज़ियाकार अहमद हसन अल अरबी भी हमारे साथ मौजूद है शो में। सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सिडनी वाक़े का इल्ज़ाम भारत ने, हमने तो ये देखा कि पाकिस्तान पर लगा दिया सीधा सीधा, और अभी तक कोई तहकीकात सामने नहीं आई थी, लेकिन उनकी जानिब से फैसला सुना दिया गया और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। मगर हमलावर साजिद का जो ताल्लुक है वो ये बताया जा रहा है कि वो भारत से है और अब तो इसकी जो तफसीलात है वो भी सामने आ गई हैं। क्या आप नहीं समझते कि इस वाक़े के एक तो इससे पहले जब तक तहकीकात नहीं हो जाती भारत का ऐसे इल्जाम लगाना, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये पता लग सके कि भारत भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। इस बड़े अहम आलमी दिलचस्पी के मामले से तीन चीज़ें बिल्कुल सामने वाज़ेह हो गई हैं कि भारत 3 एतबार से आलमी दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। पहला जो एस्पेक्ट वो आप जानते हैं, हम 50 साल से जानते हैं, रियासती दहशतगर्दी जो कि वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। दूसरा पहलू जो था वो हमने पिछले 2 साल में देखा कि वो किस तरह अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को डिप्लॉय करता है मगरबी ममालिक में और उनके अंदर जाके अपने सियासी मुखालफिन खुसूसन सिख रहनुमाओं को असैसिनेट करने की कोशिश करता है। ये उसका दूसरा पहलू था। और अब तीसरा पहलू सामने आया है जिसमें भारतीय शहरी जो है और भारतीय डायस्पोरा जो है वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनके राब्ते सामने आ रहे हैं। और देखिए, भारत आना जाना तो अब मीडिया में आ चुका है कि कई दफ़ा वो भारत आते रहे। हालांकि 27 साल सज्जाद साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई दफ़ा वो भारत भी आए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो इस बड़े हमले से 1 माह पहले जो उन्होंने एक बड़ा तवील दौरा फिलिपीन का किया, वो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि फिलिपीन जो है वो दाइश और अलकायदा का एक बड़ा मुनज़्ज़म एक सॉर्ट ऑफ बेस के तौर पे सामने आया है, ख़ास तौर पे जो उसका अबू सयाफ ग्रुप है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसामा बिन लादेन के जो बरादर नस्बती हैं वो बराह रास्त फंडिंग और ट्रेनिंग में इस ग्रुप को रेज करने में इन्वॉल्व रहे हैं। ये ग्रुप 30 से 40 ऐसी एक्टिविटीज़ में पिछले 25 साल में इन्वॉल्व रहा है। इसके खिलाफ इवन एयर स्ट्राइक्स तक फिलिपीन की फ़ज़ाइया को करने पड़ी हैं। इतना ज़्यादा ये मुनज़्ज़म है और इस पूरे मशरिक़ बईद के ख़ित्ते में उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। तो आखिरी बात यह कि बुनियादी तौर पर इस वाक़े के नतीजे में ये चीज़ साबित हो गई है कि भारत न सिर्फ रियासती दहशतगर्दी
दहशतगर्दी का मुर्तकिब है, बल्कि अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स के जरिए सियासी मुखालफीन को भी असैसिनेट करना चाहता है, और अब अपने डायस्पोरा के जरिए से वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क को सपोर्ट भी कर रहा है और इन कार्रवाइयों में मुलव्विस है। तो आने वाले दिनों में मैं तवक्को करता हूं कि जो भारतीय डायस्पोरा है उसके हवाले से खुसूसन I5 और मगरबी ताकतें जो हैं अपनी वीज़ा पॉलिसी, अपने सेटलमेंट और इंगेजमेंट के हवाले से पॉलिसियों में रिव्यू करेंगी, उस पर नजरसानी करेंगी। अच्छा, और बिल्कुल हमने ये देखा भी ना कि जो I5 की रिपोर्ट थी उसमें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में जो है वो बताया गया कि भारत किस तरह से दहशतगर्दी फैला रहा है या किस तरह से बाकी ममालिक इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। चीमा साहब, आपकी तरफ आते हैं। रियासती दहशतगर्दी हो जाए, आलमी दहशतगर्दी हो जाए, हम ये कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर से लेकर फिर पाकिस्तान को भी टारगेट इसने किया। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हम सबको याद है, फिर हरदीप सिंह निज्जर का वाक़या हम सबको याद है। अब ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी हुई है। बाकायदा इन दोनों बाप बेटा ने तरबियत हासिल की है, पूरी दुनिया के सामने इसके सबूत वाज़ेह हैं। किस मुंह से भारत अपने आप को छुपा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि तमाम इंडियन मीडिया को ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ऑस्ट्रेलियंस जो कि उस वक्त बड़ी मुश्किल में थे, जो उनके जज्बात से खेला गया। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी भोंडी हरकत थी कि आप पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन बदल देंगे, जी उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है जबकि उसका ताल्लुक इंडिया से हो। पहली बात तो ये हो गई, ये जज्बात से खेलना, और किसी वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्टिंग नहीं ऐसे की जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडियन मीडिया ने की। दूसरी बात यह है कि जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, जब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडियन से राब्ता किया है तो उसके बाद जो हैदराबाद की, जो तेलंगाना की जो पुलिस है वो रिपोर्ट जारी कर रही है। ये रिपोर्ट इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने जारी नहीं की। इंडिया का फॉरेन ऑफिस इस पे कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि वो इंडियन है, तो उनको पता था ये मसला इंटरनेशनलाइज होगा, तो उन्होंने लोकल पुलिस को कहा जी आप इस पे स्टेटमेंट जारी कर दें। तो ये चीजों को खामोशी इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि हम ही इस चीज के मुर्तकिब हैं। जी देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको कैसे लिंक करता हूं। देखिए, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 2-3 पैटर्न डेवलप किए हैं। एक पैटर्न उन्होंने डेवलप किया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका और कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया और सिखों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई ताकि इंडिया के अंदर हिंदू सिख डिवाइड की जाए। फिर इंडिया ने विद इन इंडिया मुसलमानों को टारगेट किया, फिर बांग्लादेश में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, एंड अबव ऑल ये जो BLA, TTP और अब ये जो इनका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट से एस्टैब्लिश हुआ है कि ये इन प्रॉक्सीज को फंडिंग करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करते हैं और बिहाइंड द सीन पीछे ये रह के उन मुल्कों के अंदर अफरा तफरी फैलाएंगे। सो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न वर्ल्ड को यह पैगाम देना चाहता था कि देखिए जनाब, हम भी मुसलमानों से मुतासर हैं, आप भी मुसलमानों से मुतासर हैं, तो लिंक वो ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। बट इन रियलिटी अगर आप ये देखें कि इंडिया के जो ताल्लुक हैं वो दहशतगर्द जमातों से, उन प्रॉक्सी से हैं, और ये सारा अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये उनका आर्किटेक्ट है कि कैसे विद इन इंडिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड करनी है, हिंदू सिख डिवाइड करनी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताना है कि हमारा और आपका जो टारगेट है वो मुसलमान है और इस्लाम है। तो ये सारी वो कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूं, जिसमें ये एक्सपोज हो गए। और जो मैंने आपको फॉरेन ऑफिस वाली बात बताई कि उनके फॉरेन ऑफिस में इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं की, ना उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एक लोकल पुलिस से जारी रिपोर्ट करवा दी ताकि दुनिया को बताएं, और डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है, जबकि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनका फॉरेन ऑफिस है वो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व था, इंगेज था, लेकिन उन्होंने डाउन प्ले किया और ना ही उनके मीडिया ने माफी मांगी है, ना ही मीडिया ने माफी मांगी है। हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, एक तो मीडिया को माफी मांगनी चाहिए, इंडियन मीडिया को, जिस तरीके से उन्होंने ये फेक एक प्रोपेगेंडा किया अगेंस्ट पाकिस्तान, इसमें जो आम शहरी हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं। एक तो हमारा टॉपिक ये भी होगा। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान लिंक्ड एक्सट्रीमिज्म से जोड़ देना भारतीय मीडिया का भी और भारतीय हुकूमत का भी, एक तो ये कितनी उनकी इस तरह की बात है कि अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से आप एक मुल्क को ब्लेम कर दें, इस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो आपका दूसरा सवाल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरीके से है
कि जो नवीद अकरम का नाम था, ही वाज नो वन बिफोर द अटैक। और यहाँ पे आपकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे अगर आप थोड़ा सा उसको डिग इन करें तो ये अटैक होने से पहले, सिडनी में अटैक होने से पहले 1-1.5 हफ्ते के अंदर बहुत दफा नवीद अकरम का नाम स्पाइक किया। इसराइल में, हैफा में, तल अवीव में, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो सर्चेस बिल्कुल डेड थी इसके नाम की, लेकिन एकदम स्पाइक आया पिछले 2 हफ्तों के अंदर। तो उसकी क्या वजह है? दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद आप देखें जब इंफॉर्मेशन, जब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक्टिविटी या दहशतगर्द या कोई इस तरह का वाकया होता है तो इंडियन मीडिया ऑल ऑफ अ सडन ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकता जो भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने नहीं की। इसके अंदर अब प्रोसेस क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ हुआ, आपका इंडिया का फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि मीडिया पे क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस होता है। उसके बाद रॉ का जो इंफॉर्मेशन विंग है वो इन्वॉल्व होता है, वहां से इंफॉर्मेशन वेट होके आती है। और तीसरा जो कॉर्नर है जहां से इंफॉर्मेशन की पब्लिक करने की इजाजत होती है वो अजित कुमार डोवल और इसकी इंडियन फाउंडेशन है जो अलाउ करती है कि ये चीज पब्लिक होगी या नहीं। सो जब सारा प्रोसेस हो रहा था उस वक्त हम भी शॉक में थे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटेड अटैक है बिटवीन, कोऑर्डिनेटेड ये अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंडिया और इसराइल। तो वो लेटर ऑन 24 घंटे जब गुजरे हैं उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि क्योंकि ये इंडियन था जो ये करवा रहा था, इस वजह से पाकिस्तान पे करना चाहते थे कि 10-15 दिन ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज पब्लिक नहीं करेंगी, नाम के हेट क्राइम ना हो उस कम्युनिटी के बारे में, उसकी नेशनैलिटी पब्लिक नहीं करेंगी, हम इंफॉर्मेशन स्पेस को इतना ज्यादा भर दें पाकिस्तान के नाम से कि उसके बाद अगर इंडिया का हो भी जाए नेशनैलिटी तो फिर कोई फर्क ना पड़े। तो ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था और इसमें आप इस प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि ये अटैक होने से पहले इसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट और ये इसराइली जो फैक्टर्स और एक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप इस चीज को उसको बिल्कुल आप इस पॉसिबिलिटी को खत्म नहीं कर सकते। नंबर 2, माफी की जहां तक बात है तो माफी आई थिंक गलतियों के ऊपर मांगी जाती है। इन्होंने इंडिया जो इस वक्त कर रहा है इसको कर्टेल करने के लिए एक ग्लोबल, जिस तरह रवांडा के अंदर एक फेक न्यूज चली थी, एक रेडियो रवांडा के ऊपर गलत चली थी, उसके बाद 10 लाख लोग मारे गए थे उस गलत खबर के नतीजे में। जिस तरह हम कॉम्प्रिहेंसिवली टेररिज्म को डील करते हैं, हम कहते हैं इट्स अ ग्लोबल थ्रेट, उसी तरह जो मीडिया टेररिज्म है जिसका हब ये डिसइंफॉर्मेशन लैब ने भी पकड़ा था जो भारत के अंदर से ओरिजिनेट होता है, उस तरह पूरी दुनिया को एक ग्लोबल स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी की जरूरत है ताकि ये जो एजेंट्स ऑफ केओस हैं इनके खिलाफ एक ग्लोबल कंसेंसस रीच हो सके, जिस तरह टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठी। सही। मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आते हैं। जब ये अटैक हुआ उसके बाद हमने देखा कि एक ट्राइका बनता है जिसमें शामिल होता है भारत, अफगानिस्तान और इसराइल, और इन तीनों के मीडिया जो है बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के बयान जारी करते हैं, इनके सहाफ़ी बोलना शुरू कर देते हैं, गला फाड़ते हैं, चीखते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो बिल्कुल वो कहते हैं ना गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। अब तीनों तरफ से ना तो कोई खबर सामने आती है और ना ही इस पे मुजम्मती बयान सामने आता है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये हमेशा होता है और ये चीज़ भारत जो है वो करता है। अब ये भी कहा गया रिपोर्ट्स में कि दोनों बाप बेटे ने जो हमला किया है वो दाइश की तरफ पे हमला हुआ है। दाइश का बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान से, हम सबको ये भी पता है कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करता है। ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा? पूरी दुनिया के सामने सबूत मौजूद हैं। जनाब, आपने जो आखिरी बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, दाइश के साथ जो कनेक्शन है उसके 3 सबूत तो सामने आ चुके हैं। खुद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सजाद अकरम और नवीद अकरम की गाड़ी में से फ्लैग्स भी दाइश के बरामद हुए हैं, और ये बात भी एक हकीकत है कि उनके जो साहबजादे हैं, ख़ासतौर पर चूँकि उनकी 24 साल उम्र है जबकि उनके वाले साहब 27 साल से मुकीम हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो उनकी रेडिकलाइजेशन मुकम्मल तौर पे ऑस्ट्रेलिया में हुई है या उनके भारतीय दौरों के दौरान हुई है। तो आपको क्लियर एक पैटर्न नज़र आता है कि देखें 27 साल से उनके वाले साहब जो हैं वो सजाद अकरम वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं, लेकिन भारत जाने के लिए और इस हमले से 1 माह पहले फ़िलिपीन जाने के लिए वो भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि इसका मतलब यह है कि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से इस बात को पोशीदा रखना चाहते हैं भारतीय पासपोर्ट पर ट्रैवल करके कि वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ विजिट कर रहे हैं, और दूसरी जानिब भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है भारतीय डायस्पोरा के जरिए से पूरी दुनिया में। उसको जो वेस्ट ने पिछले 25 साल में जो हॉस्पिटैलिटी, ट्रस्ट और रिकॉग्निशन दी थी,
भारतीय आइडेंटिटी का जो सबसे बड़ा एक तरह से सिंबल है वो भारतीय पासपोर्ट है, वो इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त आलमी दहशतगर्द तंजीमों के लिए, पूरे नेटवर्किंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, हमलों की प्लानिंग के लिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मैं जिस ग्रुप का बता रहा हूं, जो अबू सयाफ ग्रुप है, इसके हवाले से 4 अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस में इसका मेंशन है। पूरी इसकी हिस्ट्री और वारदातें मौजूद हैं। ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सैंक्शन लिस्ट में हैं। और इससे ये बात साबित होती है कि देखिए, दाइश का ये सिर्फ एक साउथ एशिया ही नहीं बल्कि फार ईस्ट चैप्टर है। अगर इसमें इंडिया इन्वॉल्व है एक ऐसे टाइम पे जबकि वो अमेरिका और मगरबी ताकतों को ये चूरन बेच रहा है कि जनाब मैं तो क्वाड में आपके साथ खड़ा हूं, मैं तो ऑकस में शामिल होना चाहता हूं, मैं तो आपका चाइना को कंटेन करने में ईस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हूं। उस मुल्क से, उस रियासत से, उसी I5 और मगरबी अलायंस के अहम ममालिक लाइक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आलमी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए से भारतीय शहरी बराह रास्त हमले कर रहे हैं। ये बहुत एक सीरियस चीज है। और आखिरी बात मैं बताना चाहूंगा, लिबिया में हमने काउंटर टेररिज्म के हवाले से तरबियत और ट्रेनिंग ऑफर की है। और आप जानते हैं कि शुमाली अफ्रीका में भी दाइश और अलकायदा का काफी गठजोड़ है। तो दाइश और अलकायदा पूरी आलमी एजेंडा रखते हैं, वो सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं है। तो ऐन मुमकिन है जब भारत एक आलमी दहशतगर्द तंजीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके या उसके शहरी आलमी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम पाकिस्तान इस वक्त आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ा और रिलायबल और कॉम्पिटेंट एलाई है। उसकी सर्विसेज हमें चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी ऑफर करें कि जनाब काउंटर टेररिज्म में कैपेसिटी बिल्डिंग में आप हमारे साथ एक्सरसाइजेस करें, अपने अफसर भेजें, हम आपको ट्रेन करते हैं। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी किसी का नहीं है, महारत भी नहीं है, और कैपेसिटी बिल्डिंग में नहीं है। मोहम्मद अली साहब, वो तो पूरी दुनिया इससे जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तानी कोशिशें कर रहा है और दहशतगर्दी का सामना भी करता रहा है, और इस वक्त किस तरीके से खात्मे के लिए कोशिशें। चीमा साहब, लेकिन यहां पर हम ये भी जानते हैं कि भारतीय एम्बेसी भी ये जानती थी कि जो हमला आवर है वो भारतीय शहरी है, उसका जो पासपोर्ट है वो भारतीय है। उसके बावजूद भी हमने देखा कि भारतीय मीडिया ये मुसलसल ड्रामा करता रहा। तो ये तो भारतीय हुकूमत अब इस पूरे वाकये में ये जानती थी कि उस शहरी का ताल्लुक, उस हमला आवर का ताल्लुक भारत से है। देखिए, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इंडियन मीडिया का डबल फेस दिखाता हूं। जब ये बात इंडियन मीडिया ने पैडल करनी शुरू की कि जी इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो एक मासूम बच्चे की लिंक्डइन से प्रोफाइल निकाल के और उसको दिखाया और कहा जी कि ये फ़लाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और ये है वो लड़का बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें उनके पास इंफॉर्मेशन तो आ रही थी। तो उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया। और इंडियन मीडिया क्योंकि बड़ा मीडिया है, दुनिया उसको सुनती है, एक बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया है, तो लोग समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। जब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया से राब्ता किया तो इंडियन मीडिया ने फौरन टोन बदली और कहा कि जो शूटर थे दो, उनमें से एक का ताल्लुक सब कॉन्टिनेंट से था या साउथ एशिया से था। तो आप इमेजिन करें कि पहले जब वो इंडिया से ताल्लुक निकला तो मीडिया ने डाउन प्ले किया कि वो साउथ एशियन है, सब कॉन्टिनेंट है, और जब वो पाकिस्तान से था तो जब प्ले करना था और वो ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हिच करनी थी तो उसका ताल्लुक उन्होंने पाकिस्तान से बना दिया। तो मैं समझता हूं कि इंडियंस को इस चीज का पता था और इंडियन फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश है। मेरा तो ये सेंट्रल सवाल है, इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस क्यों खामोश है इसके ऊपर। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो तो ऑस्ट्रेलियंस के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, इनका 2+2 डायलॉग होता है, तो ये क्यों खामोश है। मैं समझता हूं कि एक बड़ी बहस होनी चाहिए। ये बहस होनी चाहिए कि इंडियन मीडिया के किरदार के ऊपर कि ये किस तरह इंडियन गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रमोट करने का एक आलाकार है। ये कोई रिलायबल इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। आप मुझे बताएं, दुनिया में कौन सा वेस्टर्न मीडिया इंडियन जर्नलिस्ट को और इंडियन मीडिया को कोट करता है? कोई भी नहीं इनको कोट करता, कोई इनको बुलाता तक नहीं है कि आए बताएं, बिकॉज ये सारे के सारे जिनको उर्फ आम में आप गोदी मीडिया वहां पे कहा जाता है, और इंडियन मीडिया दुनिया का वाहिद मीडिया है जो ऑपोजिशन को इंडिया
के अंदर क्रिटिसाइज करता है, हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन मेरा ख्याल है बहस इस चीज इसीलिए तो चीमा साहब मोदी मीडिया क्योंकि बिका हुआ है, सच बयान नहीं करता। अहमद साहब आपकी तरफ आती हूँ, भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने सिडनी वाकये पर एक झूठा प्रोपेगेंडा जनरेट किया, वो हम सब ने देखा। अब ऑस्ट्रेलिया का ही एक शहरी है जिसका नाम शेख नवीद बताया गया, और उस शहरी की तस्वीर चलाई गई इंडियन मीडिया पे भी, हमने देखा अफगानिस्तान के सहाफियों ने भी चलाई, और उस शख्स को खुद मंजर आम पर आके ये बयान देना पड़ा कि जी मैं वो शख्स नहीं हूं जिसको इंडिया में दिखाया जा रहा है, ये पूरी दुनिया में मेरी तस्वीर चलाई जा रही है। और भारत की कोई पहली दफा ऐसा फॉल्स फ्लैग उसने प्रोपेगेंडा नहीं किया। इससे पहले भी उड़ी हमला हम देख लें, बाकी अटैक्स हम देख लें, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह से प्रोपेगेंडे किए गए को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो ये कब तक इस तरह से जारी रहेगा? देखिए, जो डॉक्टर कमर चीमा साहब ने बात कही है वो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है ये, कि अभी तक फॉरेन ऑफिस इंडिया का क्यों चुप है। इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात का इस पे बैशिंग होनी चाहिए, इसका पता चलना चाहिए, क्योंकि उनकी ना डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ बोल रही, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री कुछ बोल रही, ना उनका फॉरेन ऑफिस कुछ बोल रहा है। बिल्कुल उनकी पुलिस की एक स्टेटमेंट दिखा दी उन्होंने। देखिए, बात यह है कि अभी मोहम्मद अली साहब भी डिस्कस कर रहे थे जो इंडिया के दाइश के साथ कनेक्शंस है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि 2014 में जो नेपलीज इंटेलिजेंस एजेंसी के से ताल्लुक रखने वाली एक वेबसाइट के ऊपर अंजलि शर्मा नामी एक खातून है जिन्होंने पूरा बाकायदा एक आर्टिकल पब्लिश किया, फिर वो डेली मेल में भी पब्लिश हुआ, जगह जगह हुआ। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा कि 2014 में जो एम्बेसडर थे सीरिया के इंडिया के अंदर, रईद हसन कमाल, वो कहते हैं कि मेरे से अजित कुमार डोवल ने आईएसआईएस दाइश के जितने फाइटर्स थे सीरिया के अंदर और इराक के अंदर उनकी डेटाबेस ले ली, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट्स, फाइटर्स की डिटेल्स, उनकी फैमिली डिटेल्स, फिर उसके उनके ग्रुप्स में कितने कितने लोग हैं वो मौजूद थे। और फिर मुझे बाईपास करके अजित कुमार डोवल ने उनके साथ रवाबित कायम कर लिए। आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे देखिए, 2013 ऑनवर्ड्स अजित कुमार डोवल के इंतहा से ज्यादा ट्रिप्स हैं सीरिया के और फिर इराक के। Towards the later end of 2016, इंडियन मीडिया ने यह बात पब्लिक की कि अजित कुमार डोवल किस कैपेसिटी में आईएसआईएस और दाइश के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं इराक में, और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया डोवल के ऊपर। तो इंडियन मीडिया ने कहानी गढ़ी कि जी यहाँ पे हमारी कोई तकरीबन 50 के करीब नर्सेस थी जो इराक में आईएसआईएस और दाइश ने पकड़ ली थी। ये हसन साहब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजित डोवल ने किस कैपेसिटी में राब्ते कायम किए थे दाइश के साथ। इसी पर हम आप ब्रेक के बाद बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू हो रही थी हसन साहब आपसे, और आप जिक्र कर रहे थे अजित डोवल के जो राबते उन्होंने कायम किए उनसे जो कि दाइश से जिनका ताल्लुक है। आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि इन्होंने फिर जब दाइश के अजित कुमार डोवल की मीटिंग्स हुई इराक में दाइश की लीडरशिप के साथ, तो फिर इंडियन मीडिया में क्वेश्चंस रेज होना शुरू हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि जी वो 50 नर्सेस को बचाने के लिए वहां पे गया था। बात ये है कि अगर आपके हॉस्टेजेस पकड़े भी गए हों तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ निगोशिएट करने के लिए नहीं जाता। पूरी दुनिया में अजित कुमार डोवल इज द ओनली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पूरी दुनिया के अंदर जिसने दाइश और आईएसआईएस के साथ ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड मीटिंग्स की। तो मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी जानिब यही पॉइंट लाता हूं, जैसे कि हसन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने डायरेक्टली मीटिंग्स की हैं, आईएसआईएस की हम बात करें या दाइश की बात करें, उनके ऑफिशियल्स के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, उनके डायरेक्टली राबते हैं। तो फिर भारत किस तरीके से कहता है, इल्जामात तो दूसरों पर लगाता है, लेकिन खुद उनके इस तरीके से राबते हैं, और ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है वो अब हो रही है और होती दिखाई दे रही है, उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। जी, मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई मतलब हमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में भी और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया में दहशतगर्दी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे अपने तमाम हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का जो सहरा है वो भारत ही के सर जाता है। चाहे मुक्ति बाहिनी हो, तामिल टाइगर हो, BLA BLF हो, बजीत ब्रिगेड हो, तमाम ममालिक को उसने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। अब अलबत्ता फ़र्क ये पड़ा है कि जब से इसमें भारत की सोच में ये जोम आया है कि हम एक ग्रेट पावर बनना चाहते हैं, तो वो दहशतगर्दी को भी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी आलमी सतह पे अब वो इस्तेमाल करने लगे हैं। अब वो अपने दहशतगर्दों को भेज रहे हैं, अमेरिका में भेज रहे हैं, कनाडा में भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल जिस तरह भी हसन साहब ने बड़ी अहम इंकशाफात किए कि देखें अब वो आलमी सतह पे दहशतगर्दी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें वो अपने एलाय और पार्टनर और दुश्मन में भी तफरीक नहीं कर रहे। पाकिस्तान तो उनका हरीफ है,
पाकिस्तान के खिलाफ तो BLA, BLF और मजीद ब्रिगेड की पुष्टपनाही समझ में आती है। मुझे बताएं कि जो दुनिया की सुपर पावर जो है वो उसको एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे चीन के खिलाफ एक ग्रेट पावर के तौर पे खड़ा करना चाह रही है, उसको कील कांटे से लेस कर रही है, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे रही है, उसको एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम का मेंबर बना रही है, उसको UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहती है, उसको वो इंडो US न्यूक्लियर डील ऑफर करती है, उसके शहरियों को वो इंटेलिजेंस एजेंसी भेज के वहां पे असैसिनेट कर रही है। I5 का मेंबर है, क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, ऑकस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये अपने पार्टनर और एलाइज के मुल्क के अंदर ही दहशतगर्दी करा रहा है। ये मैं समझता हूं मगरबी ताकतों की आंखें खोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा ना सिर्फ एज अ विक्टिम बल्कि जो कामयाबी और महारत है सिटी डोमेन में, चाहे हम लिबिया को ऑफर करें, चाहे हम अमेरिका को ऑफर करें, चाहे हम बांग्लादेश को ऑफर करें, चाहे हम श्रीलंका को ऑफर करें, जो जो भारत के विक्टिम्स हैं हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने मफाद को आगे रखा, और चूंकि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात भी तो बहुत सारे ममालिक है ना, तो इस चीज को आगे रखा और इस वजह से भारत को प्रिविलेज भी हासिल हुआ है। मरियम फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। मरियम साहिबा वक्त देने के लिए। सिडनी में जो वाकया हुआ, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगर माजी को हम थोड़ा सा खंगाल लें तो हमें ये तारीख में ऐसा वाकया नहीं मिलता जो कि हो गया, और उस पर हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में सिक्योरिटी के लिहाज से क्या क्या चैलेंजेस होंगे जिनका सामना करना पड़ सकता है, और क्या मुस्तकबिल में खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसे हमलों की तवक्को हम भारत की तरफ से रख सकते हैं, क्योंकि भारत रुकने और टिकने वाला तो नहीं है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बहुत अहम बात की तरफ निशानदेही की कि जो सस्पेक्ट था उसका ताल्लुक भारत से निकला, लेकिन ये कोई बहुत हैरत अंगेज बात इसलिए नहीं है कि ISIS में सबसे ज़्यादा जो रिक्रूटमेंट होती है वो भारतीय लोग बाशिंदों की होती है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि ये जो सस्पेक्ट था इसका ताल्लुक भारत से था, और पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें ऑपरेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस होते हैं और इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं। तो उसने कोशिश की कि उस बंदे के नाम को लिंक करें विद पाकिस्तान, और जो एक इंफॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट का थिएटर होता है या इंफॉर्मेशन लैंडस्केप होता है, उसको ऑब्फस्केट करे या ब्लर करे, ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफेंस ही देता रहे और बताता रहे और सफाइयां देता रहे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट या उसके किसी शहरी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस वाक़े में। इसके पीछे मकसद ये होता है कि ताकि इंडिया जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत जिसमें वो ऑपरेशंस करता है इंफॉर्मेशन के तहत। और ये पहला ऑपरेशन नहीं है। EU डिसइंफो लैब ने 2020 में एक रिपोर्ट दी थी कि 15 ईयर्स के जो इंफॉर्मेशन लैंडस्केप को स्टडी किया उन्होंने यूरोप के अंदर, और ये यूरोपियन यूनियन के अंदर ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, और इसने इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से अपनी रिपोर्ट शेयर की, जिसके तहत उन्होंने बताया कि इंडिया के रॉ थिंक टैंक्स को, NGOs को, इवन कि यहाँ फौजशुदा जो एकेडमिक्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं, उनकी शिनाख्त को, ताकि वो अपना एक बयानिया, पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया वो बनाता रहे और प्रमोट करता रहे, और यहाँ तक कि UN और EU जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उन प्रोफेसर्स के नामों से वो अपना बयानिया जो है वो फॉरवर्ड करता रहता है। और इसमें मैं एक प्रोफेसर साहब का नाम लूंगी जो अमेरिकन थे, उनका नाम था टॉम बी सून, और उनका एक और प्रोफेसर का नाम है, उनका डॉक्टर लुई नाम है, और ये 2006 में या 2005 में बिल तरतीब फौत हो चुके हैं। और इनकी फौत होने के बावजूद रीसेंट टाइम्स तक रॉ जो है वो इनकी शिनाख्त और आइडेंटिटी के थ्रू जो है मुसलसल जो है वो पब्लिकेशंस कर रही थी और इनके नाम से जो है मवाद शाया कर रही थी। और इसी तरह कुछ डेड NGOs हैं और थिंक टैंक्स हैं, उनको भी उनके फोरम से भी इंडिया जो है मुसलसल जो है एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो लगाए शुरू किए रखते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान, लेट मी ऐड टू इट, वो अपने तमाम नेबर्स के खिलाफ जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो जारी रखता है। बिल्कुल डॉक्टर कमर चीमा साहब, यहाँ पर हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि एक तो दाइश की जब बात हो रही है और फिलीपाइंस की बात हो रही है, हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पर जो दाइश से मुतासिर ग्रुप्स हैं वो मौजूद हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, ज़रा इस पर भी आप रोशनी डालें। देखिए, उसका बैकग्राउंड, पहली बात तो ये है कि इंडिया ने ये महसूस किया
कि कैसे जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ इनकी अच्छी पार्टनरशिप है, इनको अपने साथ मिलाया जाए। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, इकोनॉमी, बिजनेस, ट्रेड, डिफेंस, क्वाड का पार्टनर होना तो एक और चीज़ है, लेकिन इन्होंने इसको ये जो अबू सयाफ ग्रुप की बात कर रहे थे, अभी सिर्फ मोहम्मद अली साहब भी बात कर रहे थे, ये बेसिकली इन्होंने यहाँ से प्रॉपर रिक्रूटमेंट की है और रिक्रूटमेंट करके इन्होंने कहा कि इन तमाम मुल्कों को और इस तमाम खित्ते को ये बताया जाए कि आपका जो दुश्मन है वो इस्लाम है, आपका दुश्मन जो है वो मुसलमान है, ये दहशतगर्द है। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आपको पता है कि इंडिया ने अमेरिका, यूरोप, बरतानिया के अंदर जितने भी फार राइट पॉलिटिकल पार्टीज थी जो दे वर टफ, जिनका जो इस्लामोफोबिक कंटेंट होता है, उनके साथ भी लिंकेजेस बनाए। तो ये क्या करते हैं कि ये इस्लामोफोबिया को, इस्लामोफोबिक कंटेंट जो होता है उसको मैग्नीफाई करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और वेस्ट के अंदर अपनी सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अपने ही लोगों को भी इंगेज किया और ख़ासतौर पर इस्लामिक स्टेट को इंगेज किया कि जहाँ पे राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वेस्ट में, उनके साथ लिंक बना के मुसलमानों को हिट किया, और जहां पे दहशतगर्द जमातें जो हैं उनको अगर उठाना था या उनसे लिंक बनाना था, उनको साथ भी लिंक बनाया और वेस्ट के ऊपर जो है ये हमला जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जो वो करवाया। तो मैं समझता हूं कि इसको इस एंगल से देखा जाना चाहिए। इंडिया समझता है कि मैं वेस्ट को ये बताऊं कि मेरा और आपका एक ही मसला है और हम दोनों जो है हमारा कॉमन एनिमी है और वो इस्लाम है। जब भारत खुद को समझता था कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ मगरबी दुनिया का हलीफ हूं, लेकिन आज खुद इसका सरपरस्त निकल रहा है, यानी दहशतगर्दी की सरपरस्ती भारत में हो रही है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मरियम फातिमा साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। हम इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के और भारत के तजारती ताल्लुकात हैं, क्या आपको लगता है कि इस वाक़े के बाद और इस किस्म के सबूत सामने आने के बाद ये ताल्लुकात भी अब ख़राब हो सकते हैं आने वाले वक्त में? ये वाकया, इसमें एक भारतीय शहरी की मुलविस होने की वजह से जाहिर है इन दोनों ममालिक के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिनके ऊपर हमला किया गया वो जूइश कम्युनिटी के मेंबर्स थे, तो जाहिर है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर इजराइल से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एक और पैराडाइम में देखिए तो कनाडा के अंदर जो सिख उनके लीडर्स थे, उनके ऊपर उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, स्टेट ओन्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑपरेटिव्स ने जो है उनका कत्ल किया और अमेरिका में भी किया। तो आप ये देखिए कि हालांकि ये एक बिल्कुल सीरियस क्राइम था और कनेडियन गवर्नमेंट के पास एविडेंसेस भी थे, लेकिन उसके ऊपर जो है मुझे ये समझ में आती है कि कनेडियन गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर जो है आके कहीं से कोई सपोर्ट थी जिनको उन ऑपरेटिव्स को छोड़ना पड़ा और वापस इंडिया रिपोर्ट करना पड़ा। उनके लिए एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सिचुएशन होनी चाहिए थी कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह आप देखिए कि इंडिया गॉट अवे विद द सेम डेथ जॉब और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने परपेट्रेट किया था अमेरिका के अंदर। और इसी तरह ये जो तमाम नेटवर्क है रॉ का, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है यूरोप के अंदर। बिल्कुल। तो अब आप ये देख लीजिए कि आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वहाँ, ये तो एक बाशिंदा है जिसके लिए अभी जाहिर है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को एक मेहनत करनी पड़ेगी कि उनको जो है लिंक करें विद द गवर्नमेंट, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के एक्शंस होते हैं वो तो इंडियन गवर्नमेंट को एट्रीब्यूट होते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर भी हमें समझ में आ जाएगी कि क्या ये रॉ ने जो है इनको लॉन्च किया था या नहीं। आपका पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हम ये जरूर जिक्र करना चाहेंगे वो अहमद हैं जो कि एक बहादुर, जिन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की और उस हमलावर से बंदूक छीनी। मैं को चाहूंगा इस पर भी हम एक अहमद हसन साहब आपकी तरफ आते हैं, और अब जो कि हमारे लिए भी हीरो हैं, आपके लिए भी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं, क्योंकि बहुत सारी जानें उन्होंने बचाई हैं। तो ये कहिएगा कि जैसे भारत इस्लामोफोबिया का शिकार है या मुसलमानों के नाम यूज कर रहा है, बल्कि हमने इनकी मूवीज में भी देखा है कि मेंटालिटी इनकी यही है, लेकिन वो कहते हैं ना जिससे अल्लाह ताला इज्जत देता है उसके आगे कौन खड़ा हो सकता है। तो जिन्होंने हमला किया उनके नाम तो मुसलमान थे ही, लेकिन जिस शख्स ने बचाया यानी इस चीज को काउंटर किया वो भी एक मुसलमान है। तो जरा अहमद पे मैं चाह रहा हूं कि आप जरा कमेंट करें। अहमद हसन साहब जी देखें, ये असली जो चेहरा है इस्लाम का वो यही है। ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएसएस, दाइश,
और ये जहाँ जहाँ पे ये क्रिएटेड एक जो इस्लाम के दुश्मन इस्लामोफोबिया की जैसे बड़ी डिटेल में बात हुई, उसको एक क्रिएट करने के लिए एक आर्टिकल अमेरिकन थिंक टैंक्स में छपा था 1998-1999 में। और एशली जे टैलिस एक अमेरिकन इंडियन थे जो कि उस थिंक टैंक के मेंबर था, और उसने ये सारा आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया था। और उसमें उसने कहा था कि हमें जरूरत है, ये जो ज़ायनिस्ट इन द वर्ल्ड हैं, इन्होंने कहा था हमें जरूरत है कि हम P2OG के नाम से, यानी प्री एक्टिव प्रोएक्टिव ऑपरेशनल ग्रुप्स क्रिएट किए गए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करते थे या ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पेनिट्रेट करते थे और उनके थ्रू दहशतगर्द कार्रवाई कराते थे, ताकि इस्लाम का चेहरा मस्क हो सके और फिर जवाब मिल सके किसी भी वेस्टर्न पावर को या किसी भी मुस्लिम दुश्मन अनासर को कि वो उस मुल्क के ऊपर बाकायदा तौर पे हमला कर सके। तो बाकायदा पब्लिश है प्रोजेक्ट ऑफ न्यू अमेरिकन सेंचुरी में, पूरा पैराग्राफ है इस चीज के ऊपर। सो उस ये जो सिडनी वाला वाकया हुआ जिसमें जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम का चेहरा मस्क करने की कोशिश की गई, आपको इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो इसराइल की एट्रोसिटी सी गाजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा था, उसके खिलाफ दुनिया में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट सिडनी में हुआ था। बिल्कुल सिडनी में हुआ। तो लिहाजा जो इस्लाम का चेहरा भी मस्क करने की इनकी जो कोशिश थी, वो उस तरफ से जिसने एक्चुअली टेररिस्ट को पकड़ा और मारा और मुसलमानों को का जो सही रिप्रेजेंटेशन की, वो भी एक मुसलमान ही था, जिसकी वजह से वो जो सारा लार्जर प्लान था इनका कि इन्होंने इस्लामोफोबिया को रीइग्नाइट किया था। प्रॉब्लम ये हो रही है पूरी दुनिया में फॉर द पास्ट 1 ईयर जो इस्लामोफोबिया के का बिल्डअप हुआ था पिछले 25-30 सालों से, वो बिल्कुल डायल डाउन हो गया। अब दुनिया बात कर रही है ज़ायनिज़्म की, इसराइल के एक्सपेंशनिज्म की, गाजा के जेनोसाइड की, हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की, आरएसएस की और इंडिया के एक्सपेंशनिज्म की। सो लिहाजा इन दोनों मुल्कों की कोशिश यही है कि वापस जो है वो वेव इस्लामोफोबिया की तरफ लेके आई जाए, जिसमें ये बुरी तरह अब नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हसन साहब आपका कमेंट आ गया। अब जरा मोहम्मद अली साहब आपकी तरफ आते हैं। एक चीज समझने की जरूरत है, नारा लगाया जाता है कि सेकुलर भारत, गुजरात का कसाम मोदी कहता है कि अखंड भारत। किस तरह से और किस जहनियत से कह देते हैं ये लोग? क्योंकि अगर हम जरा माजी को देखें भारत की, तो क्या हम ये आसानी से कह सकते हैं कि गांधी के नजरिए को मौजूदा मोदी ने बिल्कुल ही बदल दिया है, या फिर डे 1 से भारतीयों का नजरिया ही यही था कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, मुसलमानों का जो इस्लाम है, हमारा जो दीन है, उसके चेहरे को मसक करने की कोशिश है? देखिए, 3 पहलू मुख्तसर में आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि मैं आपके नाजरीन के लिए ये बात वाजे करना ज़रूरी समझता हूँ कि रियासत भारत जो है उसका मार्ज़ वजूद और क़याम 15 अगस्त 1947 को अमल में आया था। भारत नाम की कोई रियासत इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और 5000 साल की जो इस खित्ते की तारीख है, इसमें 50 साल से ज़्यादा ऐसा वक्त नहीं गुजरा जिसमें जनूबी एशिया के ऊपर किसी हिंदू लीडर की हुक्मरानी किसी भी फॉर्म और निज़ाम के तहत रही हो। तो इस ख्वाब जो कि हिंदुत्व अपनी आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसकी हकीकत भी हमें सामने रखनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो सोच और नफ़रत और दूसरे को नुकसान पहुंचाने या चाणक्य की जो पॉलिसी है, जिसमें गले में छुरी मुंह में राम राम वाला जो मिस्ताक है, या जो आप कहते हैं कि जिस तरह की मंडाला थ्योरी है कि दुश्मन अपने हमसाये के साथ को दबाओ, उसको डिस्टेबलाइज करो और उसके हमसाये के साथ दोस्ती करो, इस जियोपॉलिटिकल जो आइडियोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क है हिंदुत्व की सोच का, वो तो खुद भारत को कमजोर कर रहा है। क्योंकि भारत ये एक रियलिटी है जनाब कि एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। सैकड़ों मजहब के वहां पे लोग रहते हैं, सैकड़ों ज़बानें बोलते हैं। अगर एक नजरिए को आप नाफिज करने की कोशिश करेंगे और दूसरों के साथ ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे, तो वो सारे आपसे दूर हो जाएंगे। तो आप तो खुद इस नजरिए के नतीजे में अपने अवाम और रियासत को कमजोर कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो अब वो आलमी दहशतगर्दी को आप हवा दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी, ये तो आलमी ताकतों और आलमी बरादरी को भी भारत की ज्यादा बेहतर अंदाज में हकीकत समझाने का मुजिब है, और जिसके नतीजे में मैं समझता हूं आने वाले दिनों में सिफारती, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक मामलात पे ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में ये तमाम ताकतें जो हैं भारत के साथ ताउन को उसके बारे में नजरसानी करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, यहाँ पर मैं एक कमेंट आपसे इस पर जरूर चाहूंगा कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हम देखते हैं कि ऐसे प्रोपेगेंडा भी किया जाता है भारत की जानिब से, और अब तो बार बार किया जाता है कि मीडिया पे बैठकर झूठ बोला जाता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है, लेकिन जो इसके असरात हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर कमेंट कीजिए। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में बसती है या
दीगर ममालिक में बसती है, उनके ऊपर इसके क्या असरात होंगे, और इसके साथ साथ क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं हुकूमतों की जानिब से इस तरह के जो हम देखते हैं कि जो फेक न्यूज़ है उसको फैलाने की कोशिश की जाती है किसी भी एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ इस प्रोपेगेंडा को जो इंडियन मीडिया ने करने की कोशिश की, इसको ऑस्ट्रेलियंस ने बाय नहीं किया। और आप देखें कि ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो इस क्राइसिस सिचुएशन में स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी। कोई पैनिक नहीं, कोई क्रॉस नहीं, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, कोई किसी मुस्लिम कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट नहीं किया गया। वो फैक्ट्स ढूंढना चाह रहे थे और फैक्ट्स की बुनियादों के ऊपर वो इनके परपेट्रेटर्स, प्लानर्स और माइंडसेट के पीछे जाना चाह रहे थे, और वो चले गए हैं और वो जान रहे हैं। जबकि दूसरी जानब जो भारत था वो क्या चाहता था? मुसलमानों को टारगेट करो, पाकिस्तान के साथ टारगेट करो और कहो कि जनाब ये इस्लाम है जो है करते ही ऐसा, ये मुसलमान है, हम भी इनसे बड़े मुतासर, हम भी जो है वो हमारे साथ भी यही जुल्म हो रहा है। तो ये वो अपना कार्ड खेलना चाह रहे थे। मैं समझता हूं इस एक साल के अंदर भारत ने अपने आप को जितना एक्सपोज करवाया है कि देखिए विद इन इंडिया मई में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई, इंडियन मीडिया जितना एक्सपोज हुआ, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो वहां पे से कमेंट्री आ रही है या वहां से नैरेटिव आ रहा है उसको दुनिया बाय नहीं करेगी और ना कर रही है। दूसरा जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया है, मैं समझता हूँ ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल होनी चाहिए और इसको पाकिस्तान को इसको चाहिए हाईलाइट करे और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी हाईलाइट करवाए। इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए कि किस तरह नरेंद्र मोदी के फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी को हाईलाइट करने के लिए और अवाम में मोदी का इमेज पैदा करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें फेक न्यूज और इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे टॉप पे है। और एक और चीज देखिए, ऑलरेडी एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने दोस्तों को कहते हैं मीडिया हाउसेस खरीदो, इन रिटर्न उन बड़े बिजनेस एम्पायर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं ग्लोबली। भारत ये फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा करता रहेगा, हकायक को तब्दील करता रहेगा, कब तक दुनिया को गुमराह करता रहेगा? और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस साल में, खास तौर पर इस साल में, भारत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, बेनकाब हुआ है। बिल्कुल, और ये बात हमें याद रखनी है कि दहशतगर्दी या दहशतगर्द का कोई कौम या उसका कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द होता है। ये लोगों की नाअहली और नालायकी है कि उसको कौम या मजहब से जोड़ देते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।